पेपर 29 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके पहले आप अपने आंसर्स को मैच कर लो एंड वीडियो को मन करे पॉज कर लो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन इज हियर एक्सेप्शनली राम। अब दो वर्ड, अलग अलग वर्ड होता है। एक एक्सेप्ट होता है और एक एक्सेप्शनल होता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक्सेप्ट उसको छोड़कर, और एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जो एक्सेप्शनली बना है वो एक्सेप्शनल का एडवर्ब है, और इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो एक्सेप्ट और नहीं तो विद द एक्सेप्शन ऑफ। इन दोनों तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। तो आपका वो या तो होता एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट राम, या एवरीवन इज हियर विद द एक्सेप्शन ऑफ राम। सो एक्सेप्ट या विद द एक्सेप्शन ऑफ, दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक की जगह पे दूसरे को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम ले दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू हिज लाइफ स्टाइल। अब क्वेश्चन में यह है, इस वर्ड को इतनी बार पूछा है, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, कि इस वर्ड को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। एक लाई वर्ब, दूसरा लाई, और तीसरा ले। ये 3 अलग अलग वर्ड होते हैं। लाई का एक मतलब होता है कहीं पड़े रहना या स्थित होना। अगर मैं अब उसका मीनिंग लूं, स्थित होना। अगर मैं बोलूं पटना लाइज एट द बैंक ऑफ द रिवर, सॉरी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, स्थित है, ठीक है। और एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और ले किसी चीज को बिछाना, लिटाना, इस टाइप से होता है। अलग अलग भाई दूसरे और अलग अलग मीनिंग में भी वर्ड्स होते हैं उसको। तुम इसको बिछाने के सेंस में, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इसका जो V2 और V3 होता है वो लाइड होता है, झूठ बोलने के सेंस में। इसके V2 और V3 पे नजर डालिएगा, स्थित होने के सेंस में। इसका V2 होता है ले, और V3 होता है LAIN। अब गड़बड़ क्या है कि अगर ले लिखा जाए तो पता नहीं चलेगा कि वो V2 है या V1 है। इसका होता है लेड और लेड, LAID। अब जरा सेंटेंस को देखिए। द प्रॉब्लम लाइज, प्रॉब्लम है उस चीज में। तो लाई का अगर पास्ट टेंस बनेगा तो वो बनेगा ले, ठीक है। अब ये उसने प्रॉब्लम वाज लाइंग इन दैट, और वो भी वाज लगा के इज लगा दिया। उसने यहां पे झूठ बोलने वाला डाला, यहां पे प्रेजेंट और पास्ट उसने डाल दिया, और यहां पे प्रॉब्लम के बाद अगर हम ले लिखते हैं तो आपको इसका ले, लाई इन द फैक्ट एक फ्रेज होता है। समस्या इस तथ्य में है कि, समस्या इस फैक्ट में है कि, तो लाई इन द फैक्ट होता है, और लाई का सेकंड फॉर्म बनेगा ले। इसीलिए आंसर तुम्हारा द प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट। अगर प्रेजेंट बनाना है, प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट, ठीक है। अब एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाने के समय में आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि हम एल्डर डालें कि ओल्डर डालें। आप लोगों के दिमाग में आया होगा। ध्यान रखिएगा, एल्डर ओल्डर में अंतर यह है
ध्यान से समझिएगा, आप क्या जानते हो अपने रिलेशंस में किसी और से उम्र बताने में, वो मैटर नहीं करता है। एल्डर के बाद देन नहीं लगता, और एल्डर के बाद नॉर्मली एक नाउन आदि इस्तेमाल करते हैं। एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलग का चीज है। कंपैरेटिव डिग्री में एक्चुअली जो आपका देन लगता है ना, ये देन, राम इज बेटर देन श्याम, ये देन एक प्रीपोजिशन है। और कंपैरेटिव डिग्री में प्रीपोजिशन 3 यूज होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक देन जनरल में, जहां पे एक यूनिट यहां पे, दूसरा यूनिट यहां पे, राम इज ओल्डर देन श्याम। ठीक है। आप जानते हो कि अगर सुपीरियर इंफीरियर टाइप का कोई वर्ड होता है तो हम टू लगाते हैं, वहां देन नहीं लगाते। ठीक है। और ऑफ तब लगाते हैं, ऑफ, जब यहां पे ग्रुप दिया जाए 2 लोगों का, और उस ग्रुप में से एक यूनिट को हम यहां रखें। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम दोनों भाइयों में बड़ा है, दोनों भाइयों से बड़ा नहीं है, दोनों भाइयों में बड़ा है, तो फिर वहां पे देन नहीं लगेगा, नहीं तो वो दोनों भाई से बड़ा जाएगा, ऑफ लगेगा। और रूल ये है कि जब आप प्रीपोजिशन के, और वही देखो यहां पे, अब ये नहीं बोलेंगे कि ये सचिन पिता है और वो दोनों बेटे हैं, तो फिर क्या मीनिंग होगा? पिता अपने दोनों बच्चों से बड़ा है उम्र में, ये नहीं होगा। दोनों बेटों में सचिन बड़ा है, ऑफ लगेगा। और रूल ये है कि जब ऑफ लगे तो जो कंपैरेटिव डिग्री आप इस्तेमाल करते हो, उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का आना कंपलसरी है, द कंपलसरी तरीके से आएगा। सो आपका ये लगेगा। अगर ऑफ लगा है तो कंपैरेटिव के पहले द का आना नेसेसरी है। डिग्री का ये तीनों चीज प्रीपोजिशन है, इसको याद रखिएगा। कहां कहां लगता है? ये जनरल केस, ये सुपीरियर इंफीरियर जूनियर सीनियर में, और ये तब जब ग्रुप में से एक को यहां निकाल के बाहर रखे। चलो अब हमारा क्लोज टेस्ट। टू अप्रिशिएट द फ्यूचर डैश फॉर इंडिया एंड चाइना रिलेशन। अब अगर ये सेंटेंस देखो और इतने ही दूर के बाद, फ्यूचर के बाद अगर आप वर्ड देखने लगो तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव, प्रेडिक्शन, पता नहीं क्या 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 हम लोग भरेंगे, लेकिन आप देखो तो ये ट्रेंड की एनालिसिस कर रहा है। फ्यूचर का ट्रेंड कैसा रहेगा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर, इट इज इसेंशियल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। जरूरी है कि इंडिया चाइना के रिलेशन का फ्यूचर ट्रेंड कैसा रहेगा, कि कैसे चाइना ने मैनेज किया है अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को। वेयर जगह बताता है, व्हेन टाइम बताता है, व्हाट वस्तु बताता है, वेदर डाउट व्यक्त करता है, ये प्रोसेस बताता है कि उसने कैसे मैनेज किया है अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को इन द नेबरहुड एंड विथ द एडवांस कंट्रीज। उसने विकसित देशों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशंस को कैसे मैनेज किया है, टू डैश हर इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी इंप्रेसिव है, तो उसको जारी रखने के लिए ना, और क्या, आप जरा सोचो कि जारी रखने के लिए ही तो वर्ड चाहिए। अब डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, असिस्ट सहायता करना, तो इसको वो सहायता थोड़ी करेगा, ये तो ऑलरेडी अच्छा बोल रहा है। कंटिन्यू का मीनिंग चाहिए, और आपके दिए हुए वर्ड में मतलब इंफेसाइज मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना। तो असिस्ट करना मतलब
यहां पे वो उसको सहारा देना कि वो कंटिन्यू रहे। सॉरी, मैंने और ऑप्शंस ने ध्यान दिया था। कंटिन्यू का मेरे को कंटिन्यू का मीनिंग चाहिए कि टू कंटिन्यू हर इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ द नीड फॉर मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट स्किल जरूरी है चाइना के लिए कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आए, टेक्नोलॉजी विदेशों से आए, मैनेजमेंट स्किल विदेशों से आए। एंड चाइना सिग्निफिकेंट, चाइना बहुत ज्यादा डैश ऑन फॉरेन ट्रेड इन इट्स ओवर इकोनॉमी। तो वो तो डिपेंडेंस टाइप का ही मीनिंग चाहिए ना चाइना का। चाइना की निर्भरता है कि अपने फॉरेन ट्रेड पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ऑन प्रेजेंट ट्रेंड, अभी जैसी जो स्थिति है, इट वुड अपीयर, ऐसा महसूस होगा कि चाइना विल नॉट एक्ट एज ए डीस्टेबलाइजर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। चाइना इंटरनेशनल सिस्टम को डीस्टेबलाइज करने का काम नहीं करेगा, जैसा कि प्रायः लोग ऐसा डरते हैं। फियर के अलावा और क्या डालोगे? एक्सपेक्ट कभी अच्छे चीजों के लिए किया जाता है, ये कल्पना करने की चीज है। चाइना इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड कर रहा है, जैसा कि लोग प्रायः डरते हैं कि चाइना ऐसा करेगा। विथ प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोविंस का मतलब होता है ना देश का अपना अपना क्षेत्र, राज्य। चाइना ने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया है, वेयर प्रोविंसेज कैन फ्रीली इंगेज इन फॉरेन ट्रेड, जहां पे प्रोविंस, कोई राज्य फॉरेन ट्रेड में इंगेज हो सकता है। एंड ए डैश इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करेगा या इनवाइट करेगा। कभी भी राज्य कहीं से, राज्य किसी विदेश में किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता कि बिहार ने इतना इन्वेस्ट किया है या गुजरात ने इतना इन्वेस्ट किया है। गुजरात हमेशा बाहर के लोगों को बुलाता है कि हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए। राज्य कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा आमंत्रित करता है अपने यहां इन्वेस्टमेंट को and invite investment. The states in the continuation of stable relations have become larger and more diffuse. तो फिर जो एक स्थिति है, परिस्थिति कि बाहर का रिलेशनशिप, एक्सटर्नल रिलेशंस स्टेबल रहे, स्थिर रहे, वो चीज ज्यादा बड़ा हो गया है कि उनका रिलेशन आप बाहर का प्रॉपर रहे। नेक्स्ट, तुम्हारा एक सेंटेंस अरेंजमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस इसमें तुम्हारा बहुत क्लियर है कि एफ होगा, एफ जाएगा। एक्सपोर्ट्स हेल्प फ्लरिश अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, एक्सपोर्ट किसी देश के इकोनॉमिक सिचुएशन को डेवलप करता है, ठीक है। इट इज अ वेलकम मूव, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। टू इंस्टिल इनटू गवर्नमेंट्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि गवर्नमेंट में वो डाला जा रहा है, गवर्नमेंट्स में, किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट्स में डाला जा रहा है कॉन्फिडेंस या फिर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम भी उसमें शामिल हैं। यहां देखो, दिस मूव बाय द सेंटर, सेंटर का ये मूव इज ऑल्सो नेसेसिटेटेड, वो इसलिए भी जरूरी है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करें, इरेडिकेट करें, दैट प्रिवेल्स अमंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जो स्टेट्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करने के लिए ये सेंटर का मूव बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेट्स अब रियलाइज करेंगे कि वो खुद एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। दीज गवर्नमेंट्स, अब वो कौन से गवर्नमेंट्स हैं देखिएगा, हिदरटू मतलब अभी तक महसूस ये करते थे कि एक्सपोर्ट सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी है, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच था।
और इसके महसूस करने का जरा आप सोचो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को इरेडिकेट करना है तो तुम्हारा डी के बाद बी तो आएगा ही आएगा। आप जरा सोचो कि डी के बाद आप बी तो रखोगे ही रखोगे, और ये जब रिमूव होगा मिसअंडरस्टैंडिंग तो वो फिर सी महसूस करेंगे कि ये उनकी भी जिम्मेवारी में आता है। अब इसके बाद इसमें एक्सपोर्ट की बात किया, अब उसके बाद तो तुम यही डालोगे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शंस को सोच रहा है कि वो स्टेट्स को इन्वॉल्व करे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। और गवर्नमेंट का ये स्टेप इसलिए भी जरूरी है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे। लेकिन ई को टारगेट करो। इट इज अ वेलकम मूव, सॉरी, इट इज अ वेलकम मूव ऑल्सो के चलते उसके पहले एक और पॉजिटिव बात बोलनी होगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये एक बहुत वेलकम मूव है कि गवर्नमेंट्स में बिलोंगिंगनेस की हम भी इसमें शामिल हैं, ये दिमाग में आए। ये इसलिए भी जरूरी है कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो। वो अभी तक ये मानते थे कि एक्सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, अब वो रियलाइज करेंगे कि ये उनके भी जिम्मेवारी में आता है। सो तुम्हारा FAE DBC 3 तुम्हारा बन गया। चलिए फिलर्स। The dash reforms that are taking place in the global economic scenario are dash unnecessary, disappointing, unfavorable, unrealistic, as because they are full of optimism. ये आशावादिता से भरे हुए हैं, इसमें आशावादिता है, हम भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित हैं। तो जब यहां पे आशावादिता हुआ है तो यहां पर तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और पॉजिटिव वर्ड तो सिर्फ एक ही में है ना, बाकी सब तो निगेटिव वर्ड है। ये सेकंड फिलर से स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा। एज ही डैश द कंपटीशन इन फेवर ऑफ हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट के फेवर में उसने कंपटीशन क्या किया, तो कंपटीशन वो छोड़ेगा ही ना। अब ये देखो तो जरा, ओपोनेंट के फेवर में वो जीतेगा। कैनवास मतलब होता है प्रचार करना, कंपटीशन है भाई जिसमें वो और उसका ओपोनेंट है, तो प्रचार करने का कोई मतलब नहीं जाएगा। कंटेस्टेड का मतलब उसने कंटेस्ट किया, तो फिर अगेंस्ट ना, फेवर कैसे। लॉस्ट का क्या मतलब, ही लॉस्ट द कंपटीशन इन फेवर ऑफ हिज, वो हार गया कि उसने कंपटीशन छोड़ दिया। उसके सारे एफर्ट्स उसके सपोर्टर्स के बिकेम अनरियलिस्टिक, फ्यूटाइल हो सकता था। इनकंसिक्वेंशियल का मतलब होता है महत्वहीन, वो भी हो सकता था, और अनरियलिस्टिक भी हो सकता था। तीनों में से कैनवास और लॉस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इन फेवर ऑफ हिज ओपोनेंट दिया हुआ है, अपने ओपोनेंट के फेवर में। सो आई मे नॉट डैश विथ योर व्यूज, मैं तुम्हारे व्यू से सहमत नहीं हो सकता हूं। कोप विथ का मतलब होता है एडजस्ट करना। आई विल नॉट आर्ग्यू विथ योर व्यूज, आई विल नॉट एसोसिएट विथ योर व्यूज, आई मे नॉट। एग्री के साथ टू लगता, विथ नहीं लगता, एग्री विथ अ पर्सन होता है। मैं तुम्हारे व्यू से, बट आई कैन नॉट बी डैश इनफ टू डिसअप्रूव ऑफ योर राइट टू एक्सप्रेस, लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है एक्सप्रेस करने का, उस अधिकार को मैं ये नहीं डिसअप्रूव नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बी डैश इनफ, मैं ऐसा नहीं हूं कि तुम्हारे को एक्सप्रेस करने का अधिकार तुमसे छीन लूं। कैसा, तो अभी आपका कर्टियस कैंसिल, ठीक है, सॉरी, कंकर तो यहां ओके है,
लेकिन परमिसिव जो परमिट करे, आई कैन नॉट बी, बेग योर पार्डन बॉस, मेरे से गड़बड़ हो गया, एग्री विथ योर व्यूज, प्रॉपर प्रीपोजिशन नहीं है, बट आंसर यही होगा। लेकिन मैं इतना उदंड नहीं हूं कि तुमसे तुम्हारा एक्सप्रेशन के यहां पे एग्री टू योर व्यूज होना चाहिए था, क्वेश्चन में उसने ध्यान नहीं दिया। बट दिए हुए ऑप्शन में एरोगेंट के अलावे इनटॉलरेंट जा सकता है, इम्पेशेंट नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो और आई मे नॉट आर्ग्यू विथ योर व्यूज नहीं जाएगा। आर्ग्यू एग्री टू होना चाहिए था, जो नहीं है, बट मानना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जा रहा है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर प्रेफर्स योर प्रपोजल देन, प्रेफर के साथ टू लगता है, टू सिर्फ यहां है, दो जगह देन है, सो ओनली बी तुम्हारा आंसर। ये आसान है। ये शी वॉज नॉट एबल टू शो हर टिकट, द इंस्पेक्टर मेड हर लाफ, तो यहां पे तो बाई जाएगा ना, मेड हर बाई, तो तुम्हारा मेड हर बाइंग ओनली ए, सो आई मेड हिम लाफ, उसी हिसाब से। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका वही जो हम लोग पिछले सेट्स में बना रहे थे, दो या तो सिनोनिम नहीं तो एंटोनिम। अब ये वर्ड देख लो, टेरेबल बहुत भयानक, स्लॉथफुल लेजी, डोलफुल उदासी से भरा हुआ, और लाफेबल हंसी से भरा हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, ए और सी, सो आंसर इज ए। क्वेश्चंस को के लेवल को मैंने थोड़ा सा कम किया है अभी, ये देखते हुए कि आपका प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत हार्ड लेवल पे अभी काम नहीं करें, मैं देखूंगा अगले महीने से। फिर आप लोग बताना कि लेवल ये आपका आप इन क्वेश्चंस का ठीक लग रहा है, क्योंकि क्लोसेस अच्छा है, सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक है, सब स्टैंडर्ड पे है। कुछ क्वेश्चन आसान है, जैसे इंप्रूवमेंट बहुत आसान था। बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू आप सब लोगों को। See you then.